Good morning, friends. Today I am going to discuss topic name an early empire. This topic is related to the chapter named Kings, Farmers, and in this specific topic we have to study the Mauryan Empire and its administrative system and other things. So now we start. The rise of Magध culminated in the emergence of Mauryan Empire. मगध राज्य का उदय हम लोग पिछले क्लास में देख चुके हैं कि मगध महाजनपद कैसे एक मजबूत स्थिति को प्राप्त करता है। तो मौर्य साम्राज्य के उदय की पृष्ठभूमि वहीं से तैयार होती है। The founder of Mauryan Empire was चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना 321 BC में की थी और उसका राज्य अभी के अफगानिस्तान और बलूचिस्तान से लेके और कोस्टल एरिया उड़ीसा तक फैला हुआ था। साउथ में हम कर्नाटका वाले एरिया में भी देखते हैं इसका विस्तार था। तो एक बहुत बड़े एरिया में मौर्य साम्राज्य फैला हुआ था। इसको हम देख सकते हैं। ये अफगानिस्तान का एरिया, ये पाकिस्तान, ये पूरा एरिया, इस पूरे एरिया में मगध राज्य का विस्तार। His grandson Ashok, most famous ruler, conquered कलिंग। अशोक इस वंश का सबसे प्रतापी शासक हुआ जिसने कलिंग के ऊपर चढ़ाई किया। इसके बारे में आप लोग क्लास 6 में भी पढ़ चुके हैं। अब हम देखते हैं जो मौर्य एम्पायर की जानकारी के हमें कौन-कौन से स्रोत हैं। व्हाट आर द सोर्सेस वी हैव टू स्टडी मौर्यन एम्पायर। उसमें हम देखते हैं आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स, जो हमें पुरातात्विक अवशेष मिले हैं, खास के स्कल्पचर, जो कलाकृतियां जो हैं, जो मूर्तियां हैं, अशोकन्स इंस्क्रिप्शन, अशोक के शिलालेख जो मिले हैं, उसके ऊपर जो मैसेज इनग्रेव्ड हैं, जो संदेश खुदे हुए हैं, उससे भी हमें जानकारी मिलती है। फिर लिटरेरी सोर्स लाइक इंडिका अकाउंट ऑफ मेगास्थनीज, ये ग्रीक एम्बेसडर था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था और उसने इंडिका नाम की पुस्तक लिखा है। तो इससे भी हमें इस समय के बारे में जानकारी मिलती है। अर्थशास्त्र कौटिल्य के द्वारा लिखा गया और कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य के मंत्री थे। तो इनके अर्थशास्त्र से भी हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। तो फिर बुद्धिस्ट, जैन और पुराणिक लिटरेचर। तो बुद्धिस्ट लिटरेचर जिसमें हम कह सकते हैं दीपवंश, महावंश, दिव्यावतान वगैरह। फिर जैन टेक्स्ट में कल्पसूत्र जो भद्रबाहु के द्वारा रचा गया है। फिर बहुत सारे पुराण से भी हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। तो यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कौन-कौन से स्रोत है। व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन टू रिकंस्ट्रक्ट द हिस्ट्री ऑफ मौर्यन एम्पायर। यहाँ देख सकते हैं ये अशोक द ग्रेट। अब हम देखते हैं अशोकास धम्म। ये धम्म प्राकृत शब्द है।
Ashoka was the ruler who inscribed his message to his people on stone, rocks and pillars. अशोक भारत का पहला शासक था जिसने अपने संदेश को पत्थर के स्लैब्स के ऊपर, पिलर के ऊपर लिखवाया. He used the inscription to proclaim his principles of धम्म. ये धम्म संस्कृत धर्म का प्राकृत रूप है. दिस इंक्लूडेड, अब इसमें देखते हैं अशोक के धम्म में कौन कौन सी बातें थी. रिस्पेक्ट टू एल्डर्स, इस धम्म में कहा गया है अपने से बड़ों का सम्मान करने के लिए, आदर करने के लिए. जेनरोसिटी टुवर्ड्स ब्राह्मणास एंड अदर सेक्ट्स, जो ब्राह्मण हैं, जो श्रमण हैं, जो सन्यासी हैं, उनके प्रति उदारता बरतने के लिए कहा गया. नेक्स्ट, द काइंडनेस टू स्लेव्स एंड सर्वेंट्स, जो दास हैं, जो नौकर हैं, उनके प्रति दया का वार्ताव करने के लिए कहा गया. रिलीजियस टॉलरेंस टुवर्ड्स द रिलीजन्स, यानी धर्म के प्रति सहिष्णुता का वार्ताव रखने के लिए कहा गया, जो अपने धर्म और दूसरे धर्म में भेद न करें. इन पॉइंट्स को आप लोग नोट करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. फीचर्स ऑफ अशोकास धम्म. प्रश्न उठता है, ये धम्म की बात को अशोक ने क्यों खुदवाया, क्यों मैसेज दिया? तो इसका कारण था, जो मौर्य साम्राज्य को अगर हम देखेंगे तो बहुत ही डाइवर्स था. अलग अलग क्षेत्र, अलग अलग संस्कृति, अलग अलग भाषा. तो इस विविधता को समायोजित करने के लिए हम देखते हैं अशोक ने एक ऐसे मार्ग की स्थापना करनी चाहिए जिससे पूरे साम्राज्य में शांति व्यवस्था कायम हो सके. नेक्स्ट, द फीचर्स ऑफ मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन एज मेंशन्ड इन अशोकन इंस्क्रिप्शन. अशोक के शिलालेख और दूसरे सोर्स से हमें मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में जो जानकारी मिलती है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे. द मौर्यन किंग वॉज द सेंटर ऑफ द ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम. तो राजा शासन के केंद्र में था. ही enjoyed absolute power. The vast empire was divided into number of provinces. और सारी शक्ति का केंद्र राजा होता था और राज्य, जो साम्राज्य था, कई राज्यों में, प्रोविंस में विभाजित थे. द मौर्यंस हैड ए स्ट्रॉन्ग स्टैंडिंग आर्मी. और इतने बड़े राज्य को एक सूत्र में रखने के लिए एक बड़ी सेना की जरूरत थी जो मौर्य साम्राज्य के पास थी. इसका भी रेफरेंस हमें मेगास्थनीज के द्वारा दिया गया है, जो मौर्यन एम्पायर में लगभग 6 लाख की सेना थी. अब हम देखते हैं 5 मेजर पॉलिटिकल सेंटर्स. इस बड़े साम्राज्य में शांति व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर को क्रिएट करने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर को एस्टेब्लिश करने के लिए हम देखते हैं क्या क्या मेजर्स एस्टेब्लिश हुए, किए गए. देयर वेर 5 मेजर पॉलिटिकल सेंटर्स. 5 पूरे साम्राज्य को 5 पॉलिटिकल सेंटर्स में डिवाइड कर दिया गया. उसमें हम देखते हैं पाटलिपुत्रा, तक्षशिला, उज्जैनी, तोसली, सुवर्णगिरी. टू एडमिनिस्टर द वास्ट एम्पायर, हम मैप में देख सकते हैं. ये तक्षशिला का एरिया है, ये उज्जैनी का एरिया है, यहाँ पे पाटलिपुत्रा है, ये मध्य प्रदेश, अभी के मध्य प्रदेश का जो एरिया है वहाँ पे उज्जैनी का एरिया, ये
अभी पाकिस्तान के एरिया में तक्षशिला, उज्जैनी, यहाँ पे पाटलिपुत्रा, इस एरिया में तोसली, फिर ये कर्नाटका वाला एरिया जो है इसमें है सुवर्णगिरी। इन सारे क्षेत्रों से अशोक अपने राज्य का संचालन कर रहा था। There were 5 major political centers: Patliputra, Taxila, Ujjaini, Dhosli, Suvarnagiri, to administer the vast empire. These centers were situated on important long distance trade route. तो ये जितने हम अभी देखे हैं प्रोविंसेस थे वो ट्रेड रूट्स पे थे। Communication along with both land and riverine routes was vital for the existence of empire. तो इतने बड़े राज्य की व्यवस्था को कायम रखने के लिए संचार जो लैंड और रेवराइन रूट से हो रहा था, इसको मेंटेन रखने की जरूरत थी। और ये मेंटेन कब रखा जा सकता था? तो इसके लिए एक बड़ी सेना की जरूरत रही होगी जो मौर्य साम्राज्य के पास में था। मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन, द रोल ऑफ द सब कमिटीज। अब यहाँ पे हम देखते हैं जो शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक कमिटी की व्यवस्था की गई थी और उस कमिटी के अधीन कई सब कमिटी थी, जिसके बारे में हमें मेगास्थनीज बताता है। मेगास्थनीज मेंशन्ड ए कमिटी विथ 6 सब कमिटीज वाज ऑर्गेनाइज्ड फॉर कोऑर्डिनेटिंग मिलिट्री एक्टिविटी। सेना से संबंधित गतिविधियों को संचालित करने के लिए मौर्य साम्राज्य में एक कमिटी, एक समिति की स्थापना की गई और इस समिति के अधीन 6 उप समिति थी। दे लुक्ड आफ्टर द नेवी, जल सेना, ट्रांसपोर्ट एंड इन्फेंट्री, जो यातायात, सैन्य, कैवेलरी, घुड़सवार, रथ, एलिफेंट्स, जो हाथी थे, इन चीजों की देखभाल करते थे। The second committees was to arrange bullock carts to carry equipments. ये बुलॉक, दूसरी जो उप समिति थी उसका काम था बुलॉक कार्ट्स को अरेंज करना, जिसके सहायता से इक्विपमेंट्स, जो सैन्य साजो सामान थे वो, और जो फूड था वो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाता रहा होगा, सोल्जर्स को मिलते रहे होंगे। फॉर्डर फॉर एनिमल्स एंड रिक्रूट सर्वेंट्स, नौकरों की बहाली करना, ये दूसरी उप समिति का काम था। एंड आर्टिसंस टू लुक आफ्टर द सोल्जर्स। नेक्स्ट, मेजर्स ऑफ अशोका टू होल्ड हिज एम्पायर। तो अशोक ने किन उपायों की सहायता से अपने इस बड़े राज्य को एकता के सूत्र में रखा? तो इसको देखते हैं। अशोका ट्राइड टू होल्ड हिज एम्पायर टुगेदर बाय प्रोपेगेटिंग द धम्म, जिसके बारे में अभी हम लोग देख चुके हैं। ये धम्म, दिस इंक्लूडेड द रिस्पेक्ट टुवर्ड्स एल्डर्स, generosity towards brahmanas, treating slaves and servants kindly, and respect for religions and traditions other than one's own। तो ये हम देखते हैं अशोक धम्म के द्वारा भी पूरे साम्राज्य में शांति और व्यवस्था कायम रखना चाहता है। और फिर अपने धर्म के संदेश को एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र पहुंचाने के लिए उसने धम्म महामात्र नामक एक अधिकारी की नियुक्ति करता है। He appointed special officers called धम्म महामात्र to spread the message of धम्म। न केवल अपने देश में बल्कि वह धम्म के संदेश को पूरे दुनिया में फैलाना चाहता है। और इसके लिए हम देखते हैं जो विदेशों में भी अपने दूत को भेजते हैं, जैसे सीरिया, मिस्र, यूनान जैसे देशों में ये अपने दूत को
भेजता है अशोक। और इस तरह अशोक का एक प्रमुख उद्देश्य होता है एक सामाजिक समरसता को बहाल करना